हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेबी ग्रेड ए एग्जाम के डेट पोस्टपोन होने के बाद कौन कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। और हम लोगों ने 3 स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लिया था, स्टूडेंट ए, बी एंड सी, और देखा था कि स्टूडेंट बी का जो अप्रोच है वो सही है। और आई होप कि आप लोग स्टूडेंट बी के अप्रोच को ही फॉलो कर रहे होंगे। सो एज प्रॉमिस्ड, इस वीडियो में देखेंगे कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हम तैयारी करें कि हमारा एग्जाम क्लियर हो। क्योंकि अब हमारा 3 जुलाई को एग्जाम नहीं है, 31 जुलाई तक तो हम फॉर्म ही फिलअप कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद ही एग्जाम होगा। सो मैं ये नहीं कहूंगी कि स्ट्रैटेजी, क्योंकि स्ट्रैटेजी कितनी भी आप बना लो उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेट अस नॉट से कि हम आज के लेसन में ये सीखेंगे कि हमें सेबी ग्रेड ए क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। एक्चुअली हम ये सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि ये सेबी ग्रेड ए एग्जाम मेरा क्लियर हो जाए। ओके क्योंकि कई बार होता है हम स्ट्रैटेजी में ही फंस के रह जाते हैं, यहाँ स्ट्रैटेजी देखते हैं, यहाँ देखते हैं, वहां देखते हैं, 10 जगह हम स्ट्रैटेजी देखते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब होता क्या है, अगर हम ये समझ लें कि किसी भी एग्जाम को फाइनली क्लियर करने के लिए 7 लेवल्स की जरूरत है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हर जगह हर कोई की वीडियो देखने के बाद कई बार ऐसा होता है, कई सारे स्टूडेंट्स जो कि कोई 3rd लेवल पे आके अटक जाते हैं। सो मतलब उनका हर बार प्री क्लियर होता है लेकिन वो मेंस क्लियर नहीं कर पाते, या 3rd 4th 5th तीनों वाले जो हैं वो इसी कैटेगरी में रहते हैं, मेंस में उनके मार्क्स अलग होते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 5th या 6th पे आके अटकते हैं। इनका क्या होता है, प्री और मेंस दोनों क्लियर हो जाता है लेकिन वो इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। मतलब वो लास्ट वाला जो स्टेप है ना वो उनका रह जाता है। और अब ये जब बीच के किसी लेवल पे हैं, 3 पे, 4 पे, 5 पे या 6 पे भी, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब तो मैंने सारा कुछ कर लिया, जितने भी सब जगह टीचर्स बता रहे हैं या हर कुछ कर लिया मैंने, लेकिन मैं इसी स्टेप पे अटक गया हूं, मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो अब उस समय उनको एक कोई ये बताने वाला चाहिए कि अब उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि एक लेवल तक आ गए और उनके पास जितनी भी करने को चीजें थी उन्होंने सब कुछ कर लिया। अब कुछ भी बचा नहीं है जो उन्हें पता है कि मुझे करना चाहिए लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 7 स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं वो क्या क्या हैं और उनको किस तरीके से करना चाहिए। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाने वाला है, लेकिन आप, क्योंकि मैं शुरू से लेकर अंत तक चलूंगी, आपका क्या काम है, हो सकता है आप में से कुछ लोग पहले लेवल पे हों, दूसरे पे हों, तीसरे पे हों, चौथे पे हों, 5वें पे हों, कहीं भी हैं। आप बस ये देखते जाएं कि मैं जो जो चीजें बता रही हूँ उसमें से आप जो कर रहे हैं वेरी गुड, जो नहीं कर रहे हैं उसको नोट करते चले जाएं। और आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे, और जैसे ही आप उसको करने लगेंगे आपका लेवल ऊपर जाने लग जाएगा। ठीक है। सो थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। मैं ये देखती हूँ आज के स्टूडेंट्स में पेशेंस की बहुत कमी है। मतलब अगर मान लो आपको गड्ढा खोद के पानी निकालना है तो क्या करोगे। मान लो एक आदमी है, गड्ढा खोदता है, जरा सा खोदता है, फिर सोचता है नहीं यहाँ से नहीं निकलेगा, फिर दूसरी जगह जाता है, वहां से खोदता है, नहीं नहीं यहाँ से नहीं निकलेगा, तीसरी जगह जाता है, फिर वहां थोड़ा खोदता है, कभी निकलेगा उसका पानी। एक दूसरा आदमी है जो एक अच्छी तरह से छानबीन कर लेता है और फिर देख लेता है कि अच्छा ये वाला जो प्लेस है इस वाली जगह से को मैं चुनता हूं, और फिर वहां खोदना शुरू करता है, खोदता जाता है, डीप जाता जाता है और उसको पानी आ जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। सो कई सारे स्टूडेंट्स भी यही गलती करते हैं। वो एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अच्छा 2 मिनट देखा, अच्छा छोड़ो वहां देखते हैं, फिर वहां जाते हैं, वहां देखते हैं, सब जगह जाते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते जाते हैं, तो कभी उनकी किसी चीज पे कमांड नहीं हो पाती और कभी वो एक चीज फॉलो नहीं कर पाते। सो मैं थोड़ा सा भटक गई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेट पे जो इतना सारा इंफॉर्मेशन है ये बहुत डेंजरस है एक्चुअली। आप अच्छी तरह से 2 दिन 4 दिन, अभी तो आपको टाइम भी मिला है, आप एक हफ्ता लगा के पूरा घूम के फिर 1 2 प्लेटफॉर्म को आप चूज कर लें और फिर उसी को फॉलो करें। नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे और कभी भी वो वाला लेवल आप नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर है। सो पहला लेवल है वांट। सेबी ग्रेड ए ऑफिसर आप बनना चाहते हैं, पूछें अपने आप से, क्या मैं बनना चाहता हूं सच में, या बस ऐसे ही फॉर्म भर दिया एलिजिबल था
तो ये वांट कितनी स्ट्रांग है, ये जो आपकी डिजायर है ये कितनी स्ट्रांग है, ये बहुत मायने रखती है कि आप यहाँ तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। गेटिंग माई पॉइंट। सो होगा क्या कि जब भी कभी आपको आलस्य आएगा, आप लेजी फील करेंगे, आप तुरंत अपना स्टेप 1 अपने आप को याद दिलाएं, मैं चाहता हूं सेबी ग्रेड ए बनना और इसके लिए मुझे ये करना चाहिए। तो आपका वो लेजीनेस चला जाएगा और आप उठ खड़े होंगे। सेकंड, सेल्फ बिलीफ है कि नहीं, क्या आप विश्वास है आपको कि आप कर सकते हैं, या घड़ी घड़ी आप ये कहते रहते हैं कि कहाँ होता है किसी का, इतना कंपटीशन है, सिर्फ 80 सीट है, कहाँ से हो पाएगा। 80 सीट है लेकिन आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए, है कि नहीं, और इतने सारे लोगों का हो रहा है, हर जगह कंपटीशन है, लेकिन स्टूडेंट्स क्लियर भी कर रहे हैं ना, नहीं भी कर रहे हैं लेकिन कर भी रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को देखा है जो कि बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन वो उतनी मेहनत इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में अंदर लगता है कि होगा तो है नहीं, तो क्यों मैं इतनी मेहनत करूं। तो जैसे ही आप में वो सेल्फ बिलीफ आएगा, आप पूरी शिद्दत से तैयारी करेंगे। सो ये दोनों में तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आपको अपने आप से थोड़ी सी बात करनी है, और उसके बाद अगर आप ये लेवल भी क्रॉस कर गए, चाहत भी है, विश्वास भी है, तो अब हम आएंगे तीसरे लेवल पे। अब प्लानिंग, प्लानिंग करनी है। सो आप में से बहुत सारे लोग इस लेवल पे ऑलरेडी होंगे। प्लानिंग के लिए सबसे पहले मैं कहूंगी सिलेबस। सिलेबस को बहुत अच्छे से डिटेल में सेबी ग्रेड ए का सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को हमेशा अपने सामने रखें और सिलेबस से एक एक टॉपिक उठा करके उसकी तैयारी करते चले जाएं। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उस सिलेबस को लेकर के आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग कैसे करें? सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर। अब प्रीवियस ईयर पेपर तो आपके पास है नहीं, मतलब 2018 का है तो हमारे पास मेमोरी बेस्ड पेपर, लेकिन सारा का सारा पैटर्न ही चेंज हो गया है। तो अभी आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे पैटर्न चेंज हुआ है और हमें पिछले साल के एग्जाम से क्या चीजें समझनी है, और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताऊंगी कि आपको क्या लेके चलना है, कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से हमें इस सिलेबस को किस तरह से पढ़ना है, वो हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ये वाला कवर करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लिखें, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आई एग्जाम भी पे सारे मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं। ये मॉक टेस्ट लिख के आप अपने आप को एसेस कर लें और देख लें कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करें। आप देख रहे हैं कि अभी तो अकाउंट्स में मुझे बिल्कुल 0 मार्क्स आ रहा है, तो अब आप क्या करें, सिलेबस लें और टॉपिक उठा के पढ़ते जाएं, करते जाएं। प्लस मॉक टेस्ट लिखने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है डिसिप्लिन। अब आपने प्लानिंग कर ली कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। तो अब एक डिसिप्लिन्ड वे में आपको तैयारी करनी है, मतलब कि आप कम से कम डेली का नहीं तो वीक के टारगेट तो हर संडे को जरूर सेट करें कि इस वीक का मेरा ये टारगेट है, और फिर अगले संडे को देखें कि आपने जो पिछले संडे टारगेट सेट किया था उसमें क्या कमी रह गई या क्या आपने अचीव किया या क्या नहीं किया। सो दैट डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब आप क्या देख रहे हो कि आपने प्लानिंग भी बहुत अच्छे से कर ली, चाहत भी है, विश्वास भी है, प्लानिंग भी है, डिसिप्लिन्ड वे में तैयारी भी कर रहा हूं, लेकिन इंप्रूव नहीं हो रहा मेरा स्कोर। तब आपको देखना है कि क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं, क्योंकि सही दिशा भी बहुत जरूरी है। फिर वहां पर जाके आप देखें कि क्यों मेरा नहीं बढ़ रहा है, तो इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा है स्कोर। इसका मतलब जो आप मॉक टेस्ट लिख रहे हैं उसकी एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हैं। उसको आप अच्छी तरह से एनालाइज करें, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हो, और हर बार अपनी गलतियों से सीखें। और लगातार 6th स्टेप है प्रैक्टिस। आप इतनी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना आपके लिए आसान होती जाएंगी चीजें, इतनी आसान हो जाएंगी कि फाइनली जब आप एग्जाम लिखने जाओगे तो जो आपका कट ऑफ होगा उससे आप बहुत ऊपर रहोगे, मतलब बॉर्डर लाइन केस तो रहेगा ही नहीं। तो फिर आपको वो टेंशन भी नहीं रहेगी, और अगर रिटन में आपने मेंस में अच्छे मार्क्स लेके आप आ गए हो तो इंटरव्यू की टेंशन भी नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे भी इंटरव्यू का वेटेज
कम है। सो अभी हम जब देखेंगे फेज 1 फेज 2 में क्या सब्जेक्ट्स हैं और अक्सर स्टूडेंट्स क्या इग्नोर कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए और किस तरह से हमें अपना अप्रोच रखना चाहिए वो हम देखेंगे। लेकिन छठा स्टेप है ये प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप देखेंगे कि आप अब जो अभी अप्रोच है इतना सब कुछ फॉलो करने के बाद भी उसमें कहीं कुछ ऐसा है कि इतना बैलेंस्ड नहीं है, तो आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ना, ये एग्जामिनेशन सिर्फ नॉलेज का नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का एग्जाम है कि आपको जो नॉलेज है उसको आप कितना अप्लाई कर पाते हो, कितने बैलेंस्ड आप हो, कितने सिंसियर हो आप, ये सारी चीजें वो देखते हैं। सो ये बैलेंस्ड अप्रोच आपको देखना है। सो कहीं ना कहीं अगर आप चौथे या पांचवें लेवल पे हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, तो ये सातों स्टेप को आप टटोल के देखें और जहां पे आपको कमी लगती है उस पे काम करें, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। अब हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और जो हमने 7 स्टेप्स देखे उनको इस सिलेबस इस पैटर्न में किस तरह से अप्लाई करें ताकि हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। सो 3 फेजेस में एग्जाम होगा, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू। फेज 1 और फेज 2 दोनों ऑनलाइन रिटन एग्जाम्स होंगे। सो पहले फेज 1 देखते हैं। फेज 1 में जो लोग क्वालिफाई करेंगे वही फेज 2 का एग्जाम लिख पाएंगे, और फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो फेज 2 और इंटरव्यू से बनेगी। मतलब फेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, फेज 1 के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड किए जाएंगे। लेकिन फेज 1 क्लियर करना जरूरी इसलिए है कि अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप फेज 2 नहीं लिख पाएंगे। और एक अच्छी बात ये भी है कि जो पेपर 2 है फेज 1 का जो पेपर 2 है, इसका जो सिलेबस है वो सेम है फेज 2 का पेपर 2 का सिलेबस। तो एक तरह से फेज 1 में जो आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो आप फेज 2 के पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं। सो ये एक अच्छी बात है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें किस पे ज्यादा फोकस रखना है, किस पे कम रखना है। अब आप देखो, पेपर 1 4 सेक्शंस है। जनरल अवेयरनेस कहता है इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिनेंशियल सेक्टर, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ये 100 मार्क्स है, 60 मिनट्स है। ठीक है। अब इसमें अगर आप जनरल स्ट्रीम से हैं तो फिनेंशियल सेक्टर के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो आप फिनांस टॉपिक पढ़ेंगे और जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे इससे ये कवर हो जाएगा। इसके लिए जो आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे या जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उससे आपका ये फिनेंशियल सेक्टर जनरल अवेयरनेस का कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल स्ट्रीम में नहीं है, लीगल स्ट्रीम में है या किसी भी और स्ट्रीम में है, तो आपको जनरल अवेयरनेस के लिए ये फिनेंशियल सेक्टर के भी न्यूज़ और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। अब पिछले साल जो ये पेपर था, पेपर 1 फेज 1 का, वो 200 मार्क्स का था और 120 मिनट्स थे। 200 क्वेश्चंस थे, 200 मार्क्स था और 120 क्वेश्चंस थे। इस बार इन्होंने बताया नहीं है कितने क्वेश्चन होंगे। सो 200 मार्क्स थे, 200 क्वेश्चंस थे और 120 मिनट्स थे। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 100 मार्क्स हैं तो 100 क्वेश्चन होंगे इस बार, और चूंकि 60 मिनट्स हैं, सो उस हिसाब से आप ये सोच के चलें, जब तक कि सेबी की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, कि 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे ये चारों सेक्शन के। इसी हिसाब से हम लोगों ने अपना मॉक टेस्ट तैयार किया है। अब हम पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में आपके नए सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं। कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फिनांस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। तो ये सारे के सारे नए हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन है कि मेरे लिए बिल्कुल नया है, कोई सीए है तो उसको एडवांटेज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट्स हैं, डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। ये जो एग्जाम लिया जा रहा है वो इस बात को ध्यान में रख के लिया जा रहा है कि जो बंदा भी आ रहा है वो सेबी ग्रेड ए ऑफिसर बनेगा, और क्या इन चीजों की बेसिक समझ इस इंसान को है। सो वो सिर्फ इतना ही चेक करेंगे कि वहां पर जाके वो जो बातें आपको बताना चाहते हैं वो आप सीख पाएंगे कि नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं। सो इसके लिए बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से आप ना पढ़ें कि कोई सीए है तो सीए को उतनी नॉलेज है तो आपको भी उतनी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं। सो देखेंगे हम लोग सब्जेक्ट वाइज की आपको किस किस तरह से पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे।
ठीक है। लेकिन आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं कि किसी का कॉमर्स बैकग्राउंड है, मेरा नहीं है तो मेरा नहीं होगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब पेपर टू में 100 मार्क्स है और 40 मिनट्स है। सो ये हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि चूंकि 40 मिनट्स है, पिछले साल भी ऐसे ही था, 100 मार्क्स और 40 मिनट्स, लेकिन फेज टू में था तो 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, जो सिक्योरिटीज मार्केट अवेयरनेस का पेपर था। सो इस बार ये 50 क्वेश्चंस होने चाहिए और जो 40 मिनट्स में आपको करने होंगे, और 40% वेटेज है। अब यहाँ पे जो कट ऑफ की बात की जा रही है, 30% कट ऑफ होना चाहिए फेज पेपर वन में, मिनिमम कट ऑफ। पेपर टू में 40% होना चाहिए और जो ओवरऑल है वो 40% होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब ये साफ है कि हमें फोकस कहाँ ज्यादा रखना है, हमें फोकस ज्यादा रखना है पेपर टू पे। लेकिन पेपर वन को पूरा का पूरा इग्नोर आप नहीं कर दे, क्योंकि कई बार हो सकता है, क्योंकि पेपर टू सब कुछ नया है आपके लिए, तो यहाँ पे 40% चाहिए। ठीक है, 100 में 40% चाहिए, और सपोज आपको 42 आ गया, तो अब यहाँ पे सिर्फ 30% से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको, यहाँ जो कम हो गया ना, क्योंकि एग्रीगेट आपको 40% चाहिए, तो टोटल आपको 80 मार्क्स चाहिए। अब 80 मार्क्स में यहाँ आपको 42 आया है, तो यहाँ से आपको 38 तो चाहिए। सो कई बार कई केसेस में ऐसा होगा कि पेपर टू में आपका जो कम हो रहा है एग्रीगेट कट ऑफ के लिए, वो आपका पेपर वन पूरा करेगा। सो इतना ज्यादा बॉदर नहीं करें, इसमें भी काफी सारा कंफ्यूजन है, और कुछ लोगों ने सेबी से इंफॉर्मेशन भी मंगाई कि क्या मिनिमम इतना होना चाहिए, या इसमें भी हमें स्कोर देखा जाएगा, स्कोर के बेसिस पे मंगाया जाएगा, फेज टू के लिए बुलाया जाएगा स्टूडेंट्स को। सो आप सिर्फ इतना करें, सिर्फ इतनी सी स्ट्रेटजी रखें कि पेपर टू पे आपको ज्यादा फोकस करना है, लेकिन पेपर वन में भी आपको पूरा इग्नोर नहीं कर देना है। और एग्जामिनेशन में जब अलग अलग हो रहा है, ऐसा तो है ही नहीं कि इसका वाला जो 60 मिनट्स है वो बचा के आप इस वाले 40 मिनट्स पे लगा देंगे, तो फिर इस 60 मिनट्स को भी आप पूरा यूटिलाइज करें। दूसरी बात यह है कि और अच्छी है, पेपर वन में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मतलब हो सकता है अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आता हो, तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक भी क्वेश्चन ना करें, जीरो भी आ जाए तो भी चलेगा। सो चारों मिला के, मतलब जनरल अवेयरनेस और क्यूआरई चारों मिला के आपका यहाँ पे अगर 38 लाना है या 40 मार्क्स लाना है, तो चारों मिला के आने चाहिए। सो यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी पेपर वन में कि सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चंस कर लें जितने आपको आते हैं, क्योंकि ना तो टाइम सेपरेट अलॉटेड है और ना ही सेक्शनल कट ऑफ है। क्योंकि क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको वक्त ज्यादा लगता है, तो सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश जितना कर सकते हैं कर लें जिसमें आप कंफर्म, और उसके बाद आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस करें। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि फेज वन में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, और अभी आप जब तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से आपको फोकस रखना है, और डेफिनेटली पेपर टू पे आप ज्यादा टाइम लगाएं। फेज टू में भी 2 पेपर हैं, पेपर वन ही सिर्फ ऐसा है, फेज टू का पेपर वन जो 2018 में जैसा सेबी हुआ था सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 100 मार्क्स, 60 मिनट्स, और यहाँ पे भी कट ऑफ है 30%, 1/3 वेटेज है आपकी पेपर वन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, अक्सर स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं। अभी हम अगले वीडियोज में जब अलग अलग पेपर वाइज डिस्कस करेंगे, तब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेपर टू का सेम सिलेबस है जो आपका फेज वन में था। सो फर्क क्या होगा, जब फेज वन में सेम यही सिलेबस से बिल्कुल थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पेपर फेज टू में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में, क्योंकि आप देख रहे हो कि 50 क्वेश्चंस के लिए 40 मिनट्स में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। सो बहुत ज्यादा डेप्थ में जा ही नहीं सकते, और उनको आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम को पास करके आप ग्रेड ए ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए इन सब्जेक्ट की बहुत डेप्थ में नॉलेज नहीं चाहिए। दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी है कि आप ये ना सोच लें कि यहाँ पे जो है ये मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कंपनीज एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या इकोनॉमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना करें कि आप अपना सारा टाइम कंपनीज एक्ट पे ही लगा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो 6-7 सब्जेक्ट है और 50 क्वेश्चंस में, तो 50 क्वेश्चंस में कितने आ जाएंगे, बहुत तो बहुत 7-8 क्वेश्चन आएंगे, एक सब्जेक्ट से 10 आ जाएंगे। सो इसीलिए आपको सारे इस पे फोकस करना है। लेकिन जब हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, तब देखेंगे कि जैसे मैनेजमेंट है, इसमें थ्योरी पढ़नी है, और स्टोरी की तरह आप चीजों को पढ़ के अच्छी तरह याद रख सकते हैं। सो आप इसमें ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करें, तो एक बैलेंस बनाने की आप कोशिश करेंगे जब आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे।
फिर आती है इंटरव्यू की बारी। तो इंटरव्यू में 85% वेटेज आपका फेज 2 एग्जाम का है और 15% आपका इंटरव्यू का है। मतलब कि अगर हम तीनों फेजेस को मिला दें तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए वो फेज 2 है, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एक पेपर जिसका 1/3 वेटेज है और 2/3 आपका पेपर 2। सो यहाँ पे भी फेज 2 में आप देखोगे कि फेज 1 की तैयारी आप ऐसे करें कि आप फेज 1 क्वालिफाई करके फेज 2 लिख पाएं, और अब फेज 2 की तैयारी आप ऐसे करें कि मैक्सिमम स्कोर कर सकें। फेज 2 में आपका जितना ज्यादा स्कोर होगा, इंटरव्यू में आपको टेंशन उतनी कम होगी। अभी बहुत सारी चीजें हैं हर सब्जेक्ट वाइज। अभी तो हमने एक ओवरऑल डिस्कस किया, सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे आपको क्या करना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग एक एक सब्जेक्ट एक एक वीडियोस में लेते चलेंगे। लेकिन जब तक आप इस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें और अपना टाइम आप बिल्कुल वेस्ट ना करें। कुछ भी करने के पहले एक बार रुक के अपने आप से पूछिए, आप अभी जो ये करने जा रहे हैं क्या आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में मदद करेगा। कैसे आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। आप यूट्यूब पे देख रहे हो और आपको दिख गया एक वीडियो का टाइटल दिख गया, लर्न 100 न्यू वर्ड्स इन 10 मिनट्स। अब आपको भी पता है कि 10 मिनट्स में 100 वर्ड्स याद नहीं हो सकते। अगर कुछ मोमेंट के लिए हो भी गया, मतलब ये शॉर्ट टर्म खेल हुआ, और शॉर्ट टर्म से आप कंपटीशन क्लियर नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीजें करें जिसमें 10 मिनट की जगह 1 घंटा लगे, लेकिन वो पक्का हो जाए, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। ऐसा नहीं कि कुछ शॉर्ट टाइम टर्म किया, अभी आ गया और अगले दिन 2 दिन में 3 दिन में भूल जाएंगे, क्योंकि जब तक आपको एग्जाम आने वाला है तब तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो पक्का करते चलें चीजों को, जिससे आपके शोल्डर पे बहुत ज्यादा बोझ ना रहे, है ना। अब क्या होगा, आपने देखा लर्न 100 न्यू वर्ड्स इन 10 मिनट्स। अब आपको लगेगा चलो देख लेता हूँ 10 मिनट में 100 नए वर्ड सीख लूंगा या सीख लूंगी। अब जैसे आप वहां गए तब तक कुछ पॉपअप हो जाएगा कि आज ही सीख लें पूरी इंग्लिश, फर्राटेदार इंग्लिश बोलें। अब आप उस समय ये भूल जाएंगे कि सेबी ग्रेड ए के लिए आपको इंग्लिश बोलने के लिए नहीं सीखना है। वो आप बाद में देख लीजिएगा जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम के लिए आपके सिलेबस में क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, वो फटाफट आप याद करें। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये लिख के आप अपने दीवार पे लगा लें या अपने स्टडी टेबल पे रखें हमेशा, और अपने आप को रोकें कि ये वीडियो अभी मेरे लिए यूजफुल नहीं है। इतना देखते देखते कहीं से पॉपअप हो जाएगा कि पिता की मौत के बाद रणबीर कपूर नहीं रहते अपनी माँ के साथ। अब अगर आप वहां चले गए तब तो फिर आप लौट के नहीं आ पाएंगे, आपका 3-4 घंटा चला गया। भाई रणबीर कपूर को जो करना था उसने कर लिया, जो करना है वो आगे करेगा। वाई वी शुड बॉदर अबाउट हिम, है ना। उसने जितना अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया है उतना करने में अभी आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। सो प्लीज अपना फोकस रखें और इस तरह से तैयारी करें। अगले वीडियोस में हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज, ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपको किस चीज का ध्यान रखना है, कंपनीज एक्ट में आपको किस चीज का ध्यान रखना है। ऐसे एक एक सब्जेक्ट को लेते चलेंगे, लेकिन जब तक आप टाइम वेस्ट ना करें। और इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में कोई भी सवाल आता है या कोई डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।